नमस्कार साथियों की फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेम सेक्स को लेकर के बहस चल रही है, उसके मैरिज को लेकर के बहस चल रही है। आप लोगों को पता है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 अप्राकृतिक संबंध को कैश कर दिया था, खत्म कर दिया था, खास करके इंसानों के संदर्भ में। जैसे इंसानों के संदर्भ में, पशुओं के संदर्भ में अभी भी वो लॉ बचा हुआ है, पूरी तरीके से 377 खत्म नहीं है। जब उसको खत्म किया तो देश में एक अजीब सी बहस चली उस समय कि क्या यह सही है भारत के लिए, क्या यह सही है इस देश के लिए। क्योंकि देखिए, कोई देश जो होता है वो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। देश संस्कृति से बनता है, देश वहां के लोगों के परंपराओं से बनता है, उसके निर्वहन से बनता है। और जब उस पे आघात होता है, उस पे चोट होता है, तो लोगों को तकलीफ पहुंचता है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी स्टेक होल्डर हो, जब कोई भी कानून बनाता है या कोई भी कानून खत्म करता है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन हमारे देश में देखा जाता है कि जिद के आगे बहुत सारे कानून खत्म कर दिए जाते हैं और बहुत सारे कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी उसकी प्रासंगिकता या आदमियों के बीच में या इस देश के लोगों के बीच में चर्चा नहीं होती है। उसके सांस्कृतिक पहलुओं पे, परंपराओं पे, साइकोलॉजिकल पहलुओं पे, समाजशास्त्री पहलुओं पे चर्चा नहीं होती है। हालांकि संसद को इतना बड़ा माना जाता है, क्योंकि संसद में जो भी लोग चुने होते हैं वो देश के लोगों के द्वारा चुने होते हैं। उनको इसीलिए भेजा जाता है कि वो जाएं, हमारे लिए कानून बनाएं, बेहतर से बेहतर कानून बनाएं, अच्छा से अच्छा कानून बनाएं जो इस देश के लोगों के लिए फायदेमंद हो। अब कुछ दिन से एक नया एक्टिविज्म चला है, उसको नाम दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं या इंटरनेट से भी खोज करके पढ़ सकते हैं। समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये सब सारी चीजें हैं उसके अंदर। जो आर्टिकल 13 से लेकर के 12 से या 13 से लेकर के 35 तक है, उसके बीच में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, उनमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उसमें नहीं जाते हैं। आते हैं एलजीबीटीक्यू में, मतलब गे सेक्स, लेस्बियन सेक्स, इस तरीके के चीजों को तो मान्यता मिल गई इस देश में 2018 में। लेकिन अब इन लोगों की एक शर्त है कि हम लोगों को शादी की भी मान्यता दी जाए, विवाह की भी मान्यता दी जाए, निकाह की भी मान्यता दी जाए और मैरिज की भी मान्यता दी जाए। इसको लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई कर रही है। इस पे केंद्र सरकार का रुख है कि मान्यता, शादी की मान्यता, विवाह की मान्यता, निकाह की मान्यता और मैरिज की मान्यता नहीं देनी चाहिए। उसके पीछे बहुत मजबूत तर्क भी हैं और मजबूत लॉजिक भी हैं। लेकिन वहीं पे जो दूसरा पक्ष है उसका यह मानना है कि यह हमारा मौलिक अधिकार है, यह हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है अगर हम लोग सेम सेक्स में शादी करना चाहते हैं तो। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर सेम सेक्स में शादी करेंगे तो महिला किसको माना जाएगा, पुरुष किसको माना जाएगा। यह इसलिए भी जानना जरूरी हो जाता है कि महिला किसको माना जाएगा, पुरुष किसको माना जाएगा। कल को अगर ये कपल किसी बच्चे को गोद लेता है और इनका तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो उस केस में किसकी जिम्मेदारी होगी उस बच्चे के प्रति, एक पहली चीज। दूसरी चीज कि किस मैरिज एक्ट के तहत इनकी शादी को वैध माना जाएगा, उस पर भी बहस चली। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट, अब स्पेशल मैरिज एक्ट में महिला पुरुष या 2 पर्सन होना जरूरी है। ये दोनों ही बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, 2 पर्सन में ये तर्क है कि उसमें कहीं नहीं लिखा है कि मेल और फीमेल होना चाहिए, 2 पर्सन होना चाहिए। 2 पर्सन कोई भी होता है, शादी कर लेता है। तो ये बहुत क्लिष्ट विषय है। लेकिन इसमें 5 जजों की संवैधानिक बेंच और कुछ वकील मिलकर के ये डिसाइड करने वाले हैं कि ये सही है कि ये गलत है। हालांकि जजों के रुख को देखते हुए एक बात साफ है कि इस मैरिज को लीगल करने के लिए, इस चीज को लीगल करने के लिए और सेम सेक्स मैरिज को पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मन बना लिया है। आज हुआ क्या,
आज हुआ ये कि दोनों पक्ष के तरफ से लोग पेश हुए थे। पक्षकार कौन कौन है अभी वर्तमान में? एलजीबीटीक्यू समूह की तरफ से पक्षकार हैं, उसमें से एक बड़े वकील हैं, उनके पक्ष से अभिषेक मनु सिंघवी। भारत सरकार है, तो भारत सरकार का पक्ष पेश कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। उसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से पेश कर रहे हैं कपिल सिब्बल। इतने ही लोग हैं उसमें, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रकरण में। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। पहली बात, स्टेट गवर्नमेंट को कॉल करना भी उचित नहीं समझा सुप्रीम कोर्ट ने, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, इस तरीके के केसेस में संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर कानून बनने चाहिए, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं समझी। इसी बात को लेकर के आज बहस चल रही थी और बहुत जोरदार और गर्मा गर्मी वाली बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं इंटरनेट पे, वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जो वीडियो है वो रिलीज होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं। हालांकि 4 साढ़े 4 घंटे का वो वीडियो है, देखेंगे उसको समझेंगे तो उसमें पता चलेगा बहस क्या हुई। सॉलिसिटर जनरल ऑफ तुषार मेहता ने एक चीज कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो एलजीबीटीक्यू के तरफ से लोग पेश हैं, उनको सुनने से पहले सरकार का पक्ष सुनिए आप, या सरकार का पक्ष सुना जाना चाहिए। बहस के दौरान उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, हम सबसे पहले याचिकाकर्ता का पक्ष सुनेंगे। इस पे फिर रिजिट हो गए तुषार मेहता साहब, कहे कि नहीं, हमारा पक्ष आपको सुनना चाहिए पहले, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने छूटते ही क्या किया? डीवाई चंद्रचूड़ को गुस्सा बहुत आता है, उनको लगता है कि वो सुप्रीम पावर है, और चूंकि माय लॉर्ड बार बार वकील साहब लोग कहते हैं इन लोगों को, तो इनको लगता है कि वास्तव में माय लॉर्ड है, मेरे भगवान है। ये गलत फहमी है इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी, जो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप इक्वलिटी और मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, और सरकार इतनी बड़ी स्टेक होल्डर है जिसको आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, जिसको इस देश की जनता ने चुन करके भेजा, आप उसका पक्ष सुनना ही नहीं चाहते हैं, और एक छोटे से समूह को सुनना चाहते हैं। इस पे तुषार मेहता साहब भड़क गए जब उन्होंने इस तरीके से बोला, तो कि नहीं नहीं, पहले उनको सुना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि फिर केंद्र सरकार ये भी डिसाइड करेगी कि उसको इस केस में अपेयर होना है कि नहीं अपेयर होना है। फिर उसके बाद दूसरे जज ने कहा कि यू मीन, आप कहना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार इस बहस में भाग नहीं लेगी? तो तुषार मेहता साहब ने कहा कि जब इसी तरीके का रवैया रहेगा तो बिल्कुल भाग लेने का क्या मतलब है, जब हम अपना पक्ष ही नहीं रख पाएंगे, अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, खूब गर्मा गर्मी हुई थोड़ी देर तक, फिर मामला शांत हुआ, दोनों तरफ से बातें रखी जाने लगी, दोनों तरफ से पक्ष रखे जाने लगे। कपिल सिब्बल और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से पेश हुए, यानी एक तरीके से समझ लीजिए मुसलमानों की तरफ से पेश हुए, उन्होंने भी इसका मतलब इसका अपोज किया एक तरीके से कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, एलजीबीटी समूह को शादी का अधिकार नहीं देना चाहिए, इससे समाज में विकृति पैदा होगी, और बहुत सारे अलग अलग फंडामेंटल है अलग अलग धर्म में। मैं शादी, विवाह, मैरिज, निकाह, इन सब शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग धर्म में प्रयोग होता है। शादी के लिए विवाह, मैरिज जैसे हिंदू के लिए है, निकाह मुसलमान के लिए है, मैरिज क्रिश्चियन के लिए, ये सब सारे टर्म यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा था। इससे भी आप समझ जाइएगा। अब जब बहस होने लगी तो एक चीज और कह दिया तुषार मेहता साहब ने कि साहब एक बात आप समझ लीजिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, ये संसद के अधिकार क्षेत्र का है, क्योंकि संसद में जब ये बात जाएगी तो देश के चुने हुए प्रतिनिधि जो 800 से अधिक हैं वो इस पे बहस करेंगे, उसकी एक पर्टिकुलर कमेटी बनेगी, वहां पे भी जुडिशियल चीजों को के जांच का उनके पास भी अधिकार होता है। इन सब सारी चीजों पे बहस हुई, इससे और आग बबूला हो गए कि आप हमारी कोर्ट में हैं तो हमारे हिसाब से यहाँ पे नियम चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे और एग्जीक्यूशन बॉडी के पास आए, एग्जीक्यूशन बॉडी का कंट्रोल सरकार के पास होता है, एग्जीक्यूशन बॉडी कह दी कि यहाँ का बॉस हम हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का बॉस सुप्रीम कोर्ट है, सरकार कहे कि संसद के अंदर का बॉस हम हैं, तो उसके बाद सब लोग जब अपने को बॉस घोषित कर देंगे तो कौन किसकी बात मानेगा? एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्यों पैदा होता है? मुझको लगता है कि ये बड़ा बहस का विषय है और इसमें सारे स्टेक होल्डर को याद रखना चाहिए, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से भी अधिक जरूरी है कि राज्य सरकारों को नोटिस देकर के बुलाया जाए और वो भी अपना पक्ष रखें, क्योंकि बड़ा बहस का विषय है।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों को लगता है कि सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ही मतलब होता है शादी, विवाह इसी के लिए होता है, इससे आगे कोई मतलब नहीं होता। जबकि विवाह का प्राइमरी उद्देश्य होता है अपने जो 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 ह्यूमन चेन है उसको आगे स्प्रेड करना, उसको आगे बढ़ाना, जिसको अलग अलग टर्म में कोई वंश वृद्धि कहता है। वंश में कोई बेटे की बात नहीं होती, वंश वृद्धि का मतलब बेटा बेटी दोनों हो सकता है। वंश वृद्धि की बात करता है कोई, अलग अलग टर्म में अलग अलग लोग बात करते हैं। लेकिन अगर इसको बहुत साधारण भाषा में समझा जाए तो बच्चा पैदा करना शादी की एक अनिवार्य शर्त की तरह होता है। और कोई ये 75 साल से नहीं चल रहा है, बहुत लंबे हजारों सालों से चल रहा है। और जो जो भी धर्म है सब में चल रहा है, कोई एक नई फिलॉसफी नहीं है। अच्छा, इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग ये बताना भूल गए कि अगर इसी तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्य जाति पे ही खतरा पैदा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आप तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं, कोई एलजीबीटी समुदाय का होगा तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो आप हमारे अधिकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। जी नहीं, ये किसी के अधिकार के खिलाफ बात नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है और इसको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। जब नेचुरल सेक्स ही नहीं है तो नेचुरल जस्टिस की बात कहां से यहां पे आ गई? नेचुरल की जब बात आएगी, प्राकृतिक की बात आएगी तो हर चीज के प्राकृतिक पैमाने पे उसको मापा जाएगा। तीसरा इसमें स्टेक होल्डर है समाजशास्त्री। समाजशास्त्रियों का इस पे क्या कहना है? इस पे एक सर्वे होना चाहिए, इस पे एक रिसर्च होना चाहिए और उसमें बात होनी चाहिए कि क्या ये देश इस तरीके की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उस पे भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, उस पे भी कोई सर्वे नहीं आया, उस पे भी कोई चीजें नहीं आई। हालांकि फेसबुक पे और अन्य जगह पे कुछ लोग फॉर्म भर करके सर्वे कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। वो इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है जिससे इस देश के मूड को समझा जा सके। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, केंद्र सरकार साफ साफ इसके खिलाफ है, बहुत सारी सरकारें इसके खिलाफ हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी सब इसके खिलाफ हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट अड़ा हुआ है, नहीं मैं इस कानून को पास करूंगा ही करूंगा। उनके जैसे वक्तव्य है उससे यही लगता है। हालांकि अभी कानून पास नहीं किया है उन्होंने, इसका राइट नहीं दिया है, लेकिन इसके राइट का सिर्फ एकमात्र आधार माना गया है फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार इस देश में इतनी खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है चीज को लेकर के कि इसी तरीके से एक व्यभिचार का कानून था, आप लोगों को पता होना चाहिए, या मैंने उस पर पहले एक वीडियो बनाया है। व्यभिचार का कानून इसी तरह इन लोगों ने खत्म कर दिया। पहले था कि कोई अगर शादीशुदा कपल है, अगर महिला किसी पराये पुरुष के साथ संबंध रखती है तो उस पुरुष को उस केस में सजा होती है। अगर वो आदमी अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को लेकर के कुछ बात करता है या थाने में जाता है या कोर्ट में जाता है, तो ये एक कानून था और ये बहुत लंबे समय से 1862 से चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये मामला। सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या पहुंचा था? सिर्फ इतना पहुंचा था कि इसमें सिर्फ पुरुष को ही नहीं सजा दी जाए, महिला को भी सजा दी जाए, क्योंकि उसके मर्जी के बिना पुरुष थोड़े ना उसको लेकर के गया था। मामला इतना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सब स्वतंत्र है, शादी वादी का कोई मतलब नहीं, किसी से विवाह हुआ किए हो तो किसी के साथ भी जाकर के सो सकते हो, लेकिन अगर उस महिला से कोई बच्चा पैदा होता है तो जिससे शादी किए हो उसी का माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अजीब अजीब तर्क है सुप्रीम कोर्ट के। इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस आने वाले हैं इस तरीके के कि कहना ही नहीं है। इसी तरीके का एक मामला सेना का आया। तो सेना ने कहा कि साहब ये जो कानून बना दिए हो आप, व्यभिचार को हटा दिए हो, इससे तो सेना में विद्रोह हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना इससे परे है, सेना अपना जो मार्शल लॉ वाला कानून है उसके हिसाब से चला ले अपना, वहां पे कानून नहीं अप्लीकेबल होगा। तो क्या वहां पे ह्यूमन राइट की बात नहीं आती है? वहां पे मौलिक अधिकार की बात नहीं आती है? मतलब अजीब अजीब का कानून है ना। कम से कम उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आप 140 करोड़ का देश है तो 5 लोग मिलकर के, जिससे सामाजिक सरोकार जुड़ा हुआ हो, जिससे हर व्यक्ति जुड़ेगा या जुड़ा हुआ हो, उस कानून पे कम से कम एक बढ़िया बहस होनी चाहिए, जहां से कुछ चीजें फिल्टर होकर के निकले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आदत आप जान ही रहे हैं, वो हर चीज में टांग अड़ाने के लिए आगे आ जाता है। उसने अब सुप्रीम कोर्ट को करना क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक काम करना था, एक स्ट्रक्चर पास कर देना था। स्ट्रक्चर पास कर देते, वो बताते कि भैया यहाँ 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 पे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और केंद्र की जो सरकार है
वो संसद में बहस करा दे, राज्य की सरकार संसद में विधानसभाओं में बहस करा दे और इसका कोई एक सलूशन निकाल दीजिए आप कि कैसे इनकी डिग्निटी को चोट नहीं पहुंचेगा सामाजिक स्थिति में। तो इस पे बहस होती तो कुछ बढ़िया निकल करके आता, कुछ अच्छी बातें होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं। उसको तो अपने को बताना है कि हम सुप्रीम हैं, हम मिलाड हैं। बाकी इस देश में चुनी हुई सरकारें हों चाहे कोई भी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अब जनता कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी मनमानी करता है तो केंद्र सरकार बड़ी कमजोर हो गई है, कुछ नहीं करती। तो केंद्र सरकार क्या करे भैया? उनका हाथ पकड़े सुप्रीम कोर्ट के बाहर फेंक दे? क्या करे? या इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी लगा दे इस देश के अंदर? इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं दिखाई देता है। और मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है वहां पर सुप्रीम कोर्ट को कार्य करना चाहिए, जहां पे केंद्र सरकार का अधिकार है वहां पे केंद्र सरकार को कार्य करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है। और नए सीजीआई साहब जो आए हैं वो फुल मूड में बैठे हुए हैं। एक केम जोसेफ है, वो रिटायर होने वाले हैं, वो भी फुल मूड में बैठे हुए हैं कि 2 महीने पहले जितना मैं कुछ कर सकता हूं वो सब करके चला जाऊं। तो ये सब नियम और ये सब कानून बनाए जा रहे हैं, चल रहे हैं देश में, जो इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की परंपराओं के लिए घातक है। आप लोगों के विचार इस पे क्या हैं? इस पे आप लोग अपना विचार जरूर रखिएगा। अभी लॉ पास नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम इसके ऊपर आप लोग कमेंट करिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, आप इस पे कौन सा विचार रखते हैं? क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा तो इसके दुष्परिणाम क्या आएंगे, नहीं होगा तो इसके दुष्परिणाम क्या आएंगे? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और बहुत डिबेटेबल मुद्दा है और इस देश में इस पे बात ही नहीं हो रही है। इस देश में बात किस पे हो रही है? अतीक को गोली कैसे लग गई? अरे अतीक हो गया ना भाई, चल गया ना इतने दिन। वो थोड़ा उससे उसके फ्रेम से बाहर रहना चाहिए। लोगों को हर समय वही एक ही मुद्दा, टीवी पे भी बहस होनी चाहिए, वहां पे भी नहीं हो रहा है। तो आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने सुना मुझे। जय हिंद, जय भारत।